नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जिसने राजाओं की ताकत को चुनौती दी, महाद्वीपों का सफर तय किया और आखिर में जाकर हमारे भारतीय संविधान की आत्मा बन गया। ये कहानी है हमारे मौलिक अधिकारों की, आजादी की एक बहुत लंबी रिले रेस की। देखिए, ये पूरी कहानी ना एक सवाल से शुरू होती है। क्या किसी भी शासक की शक्ति अनलिमिटेड हो सकती है, या फिर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हर इंसान को मिलने ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो? असल में यही सवाल इंसान और सत्ता के बीच सदियों पुराने संघर्ष का केंद्र है। इस रिले रेस की पहली चिंगारी जली थी 1215 में इंग्लैंड में। दस्तावेज का नाम था मैग्ना कार्टा, और ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। ये इतिहास में पहली बार था जब लोगों के दबाव में आकर एक राजा को अपनी ही ताकत पर लगाम लगानी पड़ी और अपनी प्रजा को कुछ अधिकार देने पड़े। यहीं से वो नींव पड़ी जिस पर आज हमारे अधिकार खड़े हैं। तो बस यहीं से शुरू होती है अधिकारों की ये रिले रेस। स्वतंत्रता की मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने के लिए तैयार थी, और इसका सफर इंग्लैंड से निकलकर दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचने वाला था। जरा सोचिए, ये मशाल कैसे दुनिया भर में घूमी। 1215 के मैग्ना पार्टा के बाद 1689 में इंग्लैंड ने ही बिल ऑफ राइट्स के साथ इसे और मजबूत किया। फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति ने इस आग को और हवा दी, और 1791 में अमेरिका ने अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स को शामिल करके इसे एक नई शक्ल दे दी। अच्छा, फ्रांस की क्रांति ने इस रेस में सिर्फ रफ्तार ही नहीं बढ़ाई, बल्कि इसे एक नई दिशा भी दी। उसने दुनिया को 3 जादुई शब्द दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब अधिकारों की लड़ाई सिर्फ राजा के खिलाफ नहीं थी, बल्कि समाज में मौजूद हर तरह के भेदभाव के खिलाफ हो गई थी। अब इस रिले रेस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आने वाले भारत के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, और वो था अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स। जब हमारे संविधान निर्माता लिखने बैठे तो उनके सामने प्रेरणा के तौर पर ये एक बहुत बड़ा और अहम मॉडल था। और अब ये मशाल पहुंचती है भारत की सरजमी पर। यहां आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी, ये अपने हक वापस लेने की, अपनी गरिमा को फिर से हासिल करने की लड़ाई भी थी। हमारा स्वतंत्रता संग्राम असल में मौलिक अधिकारों का भी संग्राम था। और हां, भारत में ये मांग कोई रातों रात नहीं उठी, ये दशकों की मेहनत थी, एक लंबा संघर्ष। 1895 के स्वराज विधेयक में इसकी पहली झलक दिखी। फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1931 के कराची प्रस्ताव से होते हुए 1945 की सप्रू समिति तक, हर कदम ने इस मांग को और मजबूत और साफ किया। 1928 की नेहरू रिपोर्ट एक मील का पत्थर थी। क्यों? क्योंकि पहली बार भारतीयों ने सिर्फ हमें अधिकार दो नहीं कहा, बल्कि बाकायदा 19 अधिकारों की लिस्ट थमा दी और कहा हमें ये अधिकार चाहिए। ये एक तरह से अनौपचारिक मांग से एक औपचारिक दावे में बदल गया था। फिर 1945 में सप्रू समिति की तरफ से एक और बहुत ही शानदार आइडिया आया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, सारे अधिकार एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ ऐसे होने चाहिए जिनके लिए हम सीधे कोर्ट जा सकें, जो हमारी ढाल बने, और कुछ ऐसे जो सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हों, जो उन्हें रास्ता दिखाएं। यहीं से हमारे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों का जन्म हुआ। और अब हमारी रिले रेस अपने आखिरी लैप पे थी। देश आजाद हो चुका था, और अब वक्त था उस मशाल की रोशनी में हर भारतीय नागरिक के लिए एक ऐसी ढाल बनाने का, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करने का जिसे कोई तोड़ ना सके। ये कोई आसान काम नहीं था। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी जैसे दिग्गजों ने, जिनकी समितियों ने महीनों तक इस पर गहरी बहस और विचार विमर्श किया। और एक बात बिल्कुल साफ थी, ये कोई नकलची वाला काम नहीं होने वाला था। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन मॉडल्स को देखा, परखा और फिर उन्हें भारत की मिट्टी और मिजाज के हिसाब से ढाला। मतलब उन्होंने दूसरों से सीखा तो जरूर, लेकिन बनाया कुछ अपना, कुछ बिल्कुल भारतीय। और आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। सदियों का ये सफर, ये रिले रेस अपनी मंजिल पर पहुंची। इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 में जगह मिली, और इस तरह भारत को मिला अपना खुद का मैग्ना कार्टा। तो जब संविधान लागू हुआ, उस समय हर नागरिक को इस खजाने में कुल 7 मौलिक अधिकार मिले थे। लेकिन जैसा कहते हैं, कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। वक्त के साथ संविधान भी तो विकसित होता है।
1978 में 44वें संशोधन के जरिए एक बड़ा बदलाव किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के लिस्ट से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसी बदलाव के बाद आज हमारे पास हैं कुल 6 मौलिक अधिकार। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो देश की जरूरतों के साथ सांस लेता है। और ये हैं वो 6 मजबूत खंभे जिन पर आज हर भारतीय नागरिक की आजादी और सम्मान टिका है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और इन सब अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखा आपने, कहानी कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची। 1215 में इंग्लैंड के एक मैदान से जो आवाज उठी थी, वो आज करोड़ों भारतीयों के अधिकारों की गारंटी बन चुकी है। इसलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहना बिल्कुल सही है। लेकिन ये रेले रेस यहां खत्म नहीं होती। ये मशाल सदियों के संघर्ष के बाद हमारे हाथों में आई है। अब सवाल ये है कि हम इसे आगे कैसे लेकर जाएंगे। नमस्कार। देखिए, भारत का संविधान हम सभी को कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार देता है। ये हमारी आज़ादी और सम्मान की गारंटी हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये अधिकार वाकई में सुरक्षित हैं? आइए इस पूरी बात को जरा गहराई से समझते हैं। कभी ये सवाल मन में आता है कि क्या संसद या सरकार बस एक नया कानून बनाकर हम लोगों से हमारे अधिकार छीन सकती है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत ही जरूरी है, और ये हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ में छिपा हुआ है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के 2 सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली आर्टिकल्स में, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। ये सिर्फ 2 नंबर नहीं हैं, बल्कि ये वो 2 मजबूत खंभे हैं, वो स्तंभ हैं जो हमारे अधिकारों के किले को संभाले हुए हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं। देखिए, अधिकारों का इस्तेमाल तो तब होगा जब ये पता हो कि ये अधिकार हमें बचाते किससे हैं, आखिर किसके खिलाफ हैं ये अधिकार। बस यहीं पर काम आता है अनुच्छेद 12, जो राज्य यानी 2 स्टेट की परिभाषा तय करता है। तो आखिर ये राज्य है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ हमारी केंद्र सरकार नहीं है। नहीं, अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसमें हर वो संस्था, हर वो बॉडी आ जाती है जिसके पास कानून बनाने या उसे लागू करने की ताकत है, और जो हम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकती है। और इसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। इसमें देखिए कौन कौन आता है। केंद्र सरकार और संसद, फिर हर राज्य की अपनी सरकारें और विधानमंडल, हमारी अपनी लोकल अथॉरिटीज जैसे नगरपालिका और पंचायतें, और तो और LIC, ONGC या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य की परिभाषा में ही आती हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर इनमें से कोई भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर कोई सरकारी कंपनी, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 12 की वजह से ही हम उसे सीधे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यही है वो बात जो हमारे अधिकारों को असल में ताकतवर बनाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी आर्टिकल 13। अगर आर्टिकल 12 ये बताता है कि खतरा किससे है, तो आर्टिकल 13 वो अटूट ढाल है जो हमें बचाता है। ये एक एक्टिव शील्ड है जो ये पक्का करती है कि हमारे अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखे शब्द बनकर न रह जाएं। संविधान का अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो। बस, फुल स्टॉप। ये एक सीधी स्पष्ट लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई भी सरकार पार नहीं कर सकती। पर इस ढाल को, इस शील्ड को असली ताकत मिलती कहां से है? वो मिलती है न्यायिक समीक्षा, या जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उससे। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो जबरदस्त शक्ति है जिससे वो किसी भी कानून को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और अगर वो कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उसे वहीं का वहीं रद्द कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर ये ढाल असल में प्रैक्टिकली काम कैसे करती है? मतलब कोर्ट्स के पास ऐसे कौन से टूल्स हैं, कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए करते हैं? मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी हमें आर्टिकल 13 के अंदर ही मिल जाता है। तो देखिए, आर्टिकल 13 कितना डीप और कितना वाइड है। पहली बात, ये सिर्फ 1950 के बाद बने नए कानूनों पर ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों पर भी लागू होता है।
दूसरी बात, ये कानून शब्द को बहुत बड़ा बना देता है। इसमें सिर्फ संसद के एक्ट नहीं, बल्कि सरकारी ऑर्डर, नियम, यहाँ तक कि पुराने रीति रिवाज भी आ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये संविधान संशोधनों पर भी लागू होता है। कोर्ट्स ने यह साफ किया है कि संसद संविधान बदल सकती है, बिल्कुल, पर वो संविधान के मूल ढांचे हो, उसकी बुनियादी संरचना को नहीं छू सकती। लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, इन चीजों को नहीं बदला जा सकता। अब इतने सालों में कोर्ट्स ने इसी आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके दो बहुत ही स्मार्ट और यूजफुल लीगल डॉक्ट्रिन्स यानी कानूनी सिद्धांत बनाए हैं। इन्हें आप इस ढाल के स्पेशल टूल समझ सकते हैं जो इसे और भी ज्यादा असरदार बना देते हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी कानून का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो क्या पूरे कानून को ही फेंक दिया जाए? नहीं, कोर्ट्स यहाँ एक सर्जन की तरह काम करती हैं। वो सिर्फ उस गलत हिस्से को काट कर निकाल देती हैं और बाकी का कानून चलता रहता है। और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत। इसके मुताबिक कोई पुराना कानून जो मौलिक अधिकारों की वजह से लागू नहीं हो पा रहा, वो खत्म नहीं होता, बस उस पर एक ग्रहण लग जाता है, वो सो जाता है। और अगर कल को संविधान में कोई ऐसा बदलाव हो कि वो ग्रहण हट जाए, तो वो सोया हुआ कानून फिर से जाग सकता है। तो इन दोनों सिद्धांतों का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये हमारे कोर्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लचीलापन देते हैं। वो बहुत नपे-तुले तरीके से बिना वजह की कोई कानूनी उथल-पुथल मचाए हमारे अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं। इससे कानूनी व्यवस्था में एक स्थिरता बनी रहती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये दोनों स्तंभ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आर्टिकल 12 ये पहचान करता है कि हमारे अधिकारों को खतरा किससे है, मतलब राज्य कौन है। और आर्टिकल 13 इस बात की गारंटी देता है कि वो राज्य कानून बनाकर हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता। कितना सिंपल है ना? एक पहचान करता है तो दूसरा रक्षा करता है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। सोचिए, अगर हमारे संविधान में ये दो आर्टिकल 12 और 13 होते ही नहीं, तो क्या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई असली मतलब होता, या फिर वो सिर्फ एक खूबसूरत लेकिन खोखला वादा बनकर रह जाते? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे भारतीय संविधान में हमें कुछ बहुत ही जरूरी मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनमें से सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है समानता का अधिकार। तो आज हम इसी अधिकार को समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना खास क्यों है। कानून के सामने सब बराबर हैं। ये लाइन सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन असल जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में इस बराबरी के क्या मायने हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये पांचों आर्टिकल्स मिलकर बनाते हैं समानता के अधिकार को। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि समाज में जो सदियों से ऊंच नीच और भेदभाव चला रहा था, उसे जड़ से खत्म किया जा सके और हर किसी को आगे बढ़ने का एक बराबर मौका मिले। तो चलिए इस अधिकार के पहले दो स्तंभों से शुरू करते हैं। ये आर्टिकल्स कानून और समाज दोनों लेवल पर बराबरी की नींव रखते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है आर्टिकल 14 और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये समानता को दो अलग-अलग नजरियों से देखता है। कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली, विधि के समक्ष समानता। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कोई कितना भी अमीर हो या किसी भी ऊंचे पद पर हो, कानून सबके लिए एक है। और दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण। ये कहता है कि अगर दो लोगों के हालात एक जैसे हैं तो उन पर कानून भी एक जैसा ही लागू होगा। ठीक है, तो कानून के सामने सब बराबर हो गए। अब समाज का क्या? यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्तंभ, आर्टिकल 15। इसका सीधा सा मकसद है राज्य को अपने ही नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करने से रोकना। तो ये वो 5 आधार हैं: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ, आप सोचिए, दुकानों में, होटलों में, सड़कों पर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। संविधान खुद ही कुछ विशेष प्रावधान की बात करता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो भेदभाव हो गया, पर ऐसा नहीं है। ये असल में सच्ची बराबरी लाने के लिए बहुत जरूरी है।
देखिए, इसका मकसद ये है कि जो लोग सदियों से पिछड़ गए हैं उन्हें सहारा देकर बाकियों के बराबर लाया जा सके। आरक्षण या रिजर्वेशंस इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है, बल्कि ये एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश है, ताकि जो लोग दौड़ में पीछे रह गए थे उन्हें भी बराबरी पर आने का मौका मिले। तो कानून और समाज की बात हो गई। अब चलते हैं आगे, हमारे अगले 2 पिलर्स की तरफ, जो बात करते हैं मौके और इज्जत की, यानी अवसर और सम्मान की। हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिले, है ना, खासकर सरकारी नौकरी। तो तीसरा स्तंभ आर्टिकल 16 इसी बारे में है। ये कहता है कि देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का बराबर हक है। और हाँ, आर्टिकल 15 की तरह ही यहाँ भी आरक्षण का प्रावधान है। इसका लॉजिक भी वही है, ये पक्का करना कि सरकारी नौकरियों में समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, खासकर उन वर्गों की जिनकी भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम रही है। अब हम आते हैं चौथे स्तंभ पर, और ये एक ऐसी सामाजिक बुराई पर चोट करता है जो हमारे समाज पर एक धब्बे की तरह रही है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 17 की। अस्पृश्यता या छुआछूत ये सिर्फ किसी को न छूना नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है, एक ऐसी अमानवीय प्रथा जो इंसान को उसके जन्म के आधार पर समाज से ही बाहर कर देती है, उसके आत्मसम्मान को कुचल देती है। और आर्टिकल 17 इसी प्रथा को जड़ से खत्म करता है। और ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि ये एक पूर्ण अधिकार है, मतलब इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जीरो। किसी भी तरह से छुआछूत को मानना या उसे बढ़ावा देना एक कानूनन जुर्म है, जिसके लिए सख्त सजा हो सकती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें स्तंभ पर, आर्टिकल 18, जो समाज में एक अलग ही तरह की बराबरी लाने की बात करता है। तो देखिए, पहले महाराजा, राय बहादुर, सर जैसे टाइटल्स होते थे। आर्टिकल 18 इन सबको खत्म करता है। हाँ, लेकिन अगर कोई आर्मी में मेजर है या पढ़ाई करके डॉक्टर बना है तो वो टाइटल इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जन्म से नहीं बल्कि मेहनत और काबिलियत से मिला है। और जो भारत रत्न जैसे नेशनल अवार्ड्स हैं, वो सम्मान है, उपाधि नहीं। उन्हें नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता। तो काफी कुछ समझ लिया हमने। चलिए एक बार फटाफट से इन 5 पिलर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 कानून सबसे ऊपर है। 15 सार्वजनिक जीवन में कोई भेदभाव नहीं। 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका। 17 छुआछूत एक जुर्म है। और 18 राजा महाराजा जैसे टाइटल्स का अंत। तो ये जो 5 स्तंभ है ना, ये सिर्फ कानून की किताबें भरने के लिए नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि इस देश का हर नागरिक, हर एक नागरिक इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। और सच कहूं तो यही हमारे लोकतंत्र की असली आत्मा है। तो समानता की नींव तो रख दी गई, पर क्या सिर्फ बराबर होना काफी है? आजादी का क्या? वो कौन से अधिकार हैं जो हमें खुलकर जीने की, बोलने की, घूमने की आजादी देते हैं? जानना चाहेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में? इस पर बात करेंगे हम अगली बार। आज हम भारतीय संविधान के उन मौलिक अधिकारों पर बात करने वाले हैं जो हर नागरिक को स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्या हमें जो आज़ादी मिली है वो अनलिमिटेड है या फिर उसकी भी कोई सीमा है? इसका जवाब हमें संविधान में ही मिलता है। दरअसल अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो चलिए इस ढाल के पहले और सबसे अहम हिस्से को देखते हैं, अनुच्छेद 19, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। एक मजेदार बात यह है कि शुरुआत में पता है 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन फिर 1978 में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब हमारे पास ये 6 मुख्य स्वतंत्रताएं बची हैं। ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये असल में किसी भी एक्टिव नागरिक के लिए सबसे बुनियादी ऊटीज हैं। इसमें वैसे तो सीधे लिखा नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भी शामिल माना जाता है। लेकिन और ये बहुत जरूरी बात है कि ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, मतलब राज्य इन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा क्यों? ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और देश की अखंडता जैसी जरूरी चीजों की रक्षा हो सके। तो ये तो साफ है कि स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी पर इन सीमाओं को लांघने का आरोप लगे तो संविधान उसे कैसे बचाता है? चलिए देखते हैं। यहाँ अनुच्छेद 20 काम आता है।
ये अन्यायपूर्ण सजा के खिलाफ 3 बहुत मजबूत ढाल देता है। इससे ये पक्का होता है कि पूरी प्रक्रिया न्याय के हिसाब से चले, किसी की मनमानी से नहीं। इसी तरह अनुच्छेद 22 2 तरह की गिरफ्तारी में फर्क बताता है। एक है दंडात्मक निरोध, जो अपराध करने के बाद होती है, और दूसरी है निवारक निरोध, जो किसी अपराध को होने से रोकने के लिए की जाती है, और ये काफी विवादास्पद भी रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस अधिकार को समझते हैं जिसे कई लोग सभी मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। ये है अनुच्छेद 21 की मूल गारंटी। सुनने में ये बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन समय के साथ इसका दायरा बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। असल में 1978 में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस हुआ था, मेनका गांधी केस। इस केस के बाद इस अनुच्छेद को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया। 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्याख्या को काफी फैलाया। इसमें गरिमा से जीने का अधिकार, एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार और हाल ही में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी जैसे कई नए अधिकार भी शामिल किए गए। इसी सोच का नतीजा था कि अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी एक मौलिक अधिकार के तौर पर देता है। तो अब इस पूरी सुरक्षा ढाल का असली टेस्ट क्या होता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लग जाए। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली आज़ादियां, जैसे बोलने की या कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन, और ये सबसे अहम बात है, 44वें संशोधन के बाद ये तय हो गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कभी भी नहीं। इसका मतलब है कि जीवन का अधिकार और अनुचित सजा से सुरक्षा की गारंटी हर हाल में बनी रहती है। तो ये नागरिक ढाल वाकई में स्वतंत्रता की एक बहुत मजबूत गारंटी है। पर ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि संविधान हमें और कौन-कौन सी सुरक्षाएं देता है। क्या कभी सोचा है हमारे संविधान में ऐसी कौन सी ताकत है जो किसी भी इंसान को महज एक वस्तु बनने से रोकती है? आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 2 बहुत शक्तिशाली अधिकारों की, जो शोषण के खिलाफ हम सबकी सबसे बड़ी ढाल हैं। तो ये जो शब्द है शोषण से आज़ादी, इसका असल में मतलब क्या है? क्या है इसका असली मायना? देखिए, संविधान के ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये सिर्फ सूखे कानून नहीं है, बल्कि ये इसी सवाल का जवाब देने की एक बहुत गहरी कोशिश है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा संविधान हर एक इंसान की डिग्निटी यानी गरिमा की रक्षा का एक वादा करता है, खासकर उन लोगों की जो किसी भी वजह से कमजोर हैं। और ये जो अधिकार है ना, ये उसी वादे की नींव है, उसकी बुनियाद है। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं आर्टिकल्स 23 और 24। आप इन्हें एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा कवच जो ये पक्का करता है कि किसी की भी मजबूरी का, उसकी गरीबी का कोई फायदा ना उठा सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 की। ये इस कवच की पहली और सबसे मजबूत ढाल है, और इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि सदियों से चली आ रही ज्यादतियों को जड़ से खत्म किया जा सके। तो आर्टिकल 23 सबसे पहली और सबसे सीधी चोट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, यानी मानव तस्करी पर। मतलब बिल्कुल साफ है, किसी भी इंसान को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा, उसे किसी सामान की तरह खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है। अच्छा, अब एक शब्द पर खास ध्यान देते हैं, बेगार। ये उस जमाने की एक बहुत ही अन्याय भरी प्रथा थी, जहां लोगों से काम तो पूरा करा लिया जाता था, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, 0 पेमेंट। इस पर रोक लगाना उस दौर के शोषण को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। सिर्फ बेगारी नहीं, आर्टिकल 23 बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर पर भी पूरी तरह से रोक लगाता है। अब इसमें फर्क क्या है? इसका मतलब है कि किसी से जबरदस्ती काम करवाना, उसकी मर्जी के खिलाफ, ये भी एक जुर्म है, भले ही आप उसे पैसे क्यों ना दे रहे हों। मतलब साफ है, किसी भी तरह की जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, एक बात है, इस अधिकार का एक बहुत छोटा सा, एक नैरो एक्सेप्शन है कि सरकार अगर कोई पब्लिक पर्पस हो, मतलब सार्वजनिक भलाई का काम हो, जैसे मान लीजिए जंग का समय हो, तो वो अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ऐसा करते वक्त सरकार धर्म,
जाति या क्लास, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये तो हुई आर्टिकल 23 की बात। अब आते हैं सुरक्षा कवच की दूसरी और बेहद जरूरी ढाल पर, आर्टिकल 24। ये खास तौर पर बच्चों के लिए है और इसका एक और सिर्फ एक ही मकसद है, बच्चों के बचपन को हर हाल में बचाना। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों का इरादा बिल्कुल साफ था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जगह कारखानों में या खदानों में नहीं, बल्कि स्कूलों में है। ये कानून उनके खेलने, पढ़ने और बढ़ने के अधिकार को सिक्योर करता है, ताकि उनका भविष्य सही मायनों में उज्जवल हो सके। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। जैसा होता है, समय के साथ जरूरतें बदलती हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये कानून और भी ज्यादा मजबूत होता गया। जो सुरक्षा संविधान ने दी थी, उसे और भी पावरफुल बनाया गया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। पहले क्या था, कानून सिर्फ खतरनाक कामों पर रोक लगाता था, लेकिन 2016 में एक अमेंडमेंट आया, एक संशोधन, जिसने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हर तरह के काम को, हर तरह के रोजगार को गैरकानूनी बना दिया। ये वाकई एक हिस्टोरिकल स्टेप था। और बात यही नहीं रुकी। 2016 के इसी कानून ने एक नई कैटेगरी भी बनाई, एडोलेसेंस यानी किशोर। ये कौन है? 14 से 18 साल के बीच के बच्चे। और इनके लिए भी जोखिम भरे खतरनाक उद्योगों में काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो जब हम इन दोनों आर्टिकल्स को 23 और 24 को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत ही पावरफुल मैसेज सामने आता है। चलिए इसे जरा संक्षेप में समझते हैं कि ये क्या कहता है। एक लाइन में कहें तो आर्टिकल 23 हर इंसान को, हर व्यक्ति को गुलामी और जबरदस्ती से बचाता है। वहीं आर्टिकल 24 खास तौर पर बच्चों के बचपन को, उनकी मासूमियत को सुरक्षित रखता है। पर देखा जाए तो दोनों के दिल में एक ही बात है, हर इंसान की गरिमा। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ये जो अधिकार है ना, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। नहीं, ये इस देश की जमीन पर मौजूद हर इंसान पर लागू होते हैं। और ये सिर्फ किताबों में लिखे खोखले वादे नहीं हैं, ये वो कानून हैं जिन्हें तोड़ने पर बाकायदा सजा मिलती है। तो इन सारे अधिकारों का जो निचोड़ है, जो मूल संदेश है, वो बिल्कुल साफ और सीधा है कि किसी भी व्यक्ति का शरीर या उसका श्रम कोई वस्तु नहीं है। ये कोई कमोडिटी नहीं है जिसे खरीदा, बेचा या जबरदस्ती छीना जा सके। इंसानी गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी हमेशा किसी भी तरह के मुनाफे से ऊपर है और ऊपर ही रहेगी। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचना बनता है कि जब हर इंसान को शोषण से मुक्ति और गरिमा से जीने का हक मिल जाता है, तो एक समाज के तौर पर हम और कौन-कौन सी आज़ादियों को हासिल कर सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक बेहतर और आज़ाद भविष्य की बुनियाद है। नमस्कार। भारत का संविधान अपने हर नागरिक को कई तरह के अधिकार देता है, लेकिन उनमें से एक जो सबसे जरूरी है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर क्या कहते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा संविधान आखिर हमें अपने धर्म को मानने की, उसका पालन करने की आज़ादी देता कैसे है। चलिए इस पूरी बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन इन अधिकारों को समझने से पहले ना, हमें भारत की सबसे बड़ी बुनियाद को समझना होगा, और वो बुनियाद है धर्मनिरपेक्षता। ये सारे अनुच्छेद इसी बुनियाद के सबसे मजबूत पिलर हैं। तो धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर होने का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहाँ सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सरकार का काम है हर धर्म को बराबर सम्मान और सुरक्षा देना। तो चलिए अब सीधा आते हैं पहले और सबसे अहम अधिकार पर, आर्टिकल 25, जो हर एक व्यक्ति को दी गई धार्मिक आज़ादी की बात करता है। आर्टिकल 25 हमें 4 अलग अलग तरह की आज़ादी देता है। पहली है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी मन ही मन किसी भी भगवान को मानने या ना मानने की पूरी आज़ादी। दूसरी, मानने का अधिकार, मतलब अपनी आस्था के बारे में खुलकर सार्वजनिक तौर पर बताने का हक। तीसरी, आचरण का अधिकार, यानी अपनी पूजा पाठ, रीति रिवाज निभाने की स्वतंत्रता। और चौथी, प्रचार करने का अधिकार, यानी अपने धर्म की अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है,
प्रचार करने के अधिकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। संविधान अपने विचार रखने की आज़ादी देता है, किसी पर अपने विचार थोपने या दबाव डालने की नहीं। अब आर्टिकल 25 में ना 2 खास बातें भी बताई गई हैं। पहली ये कि सिख धर्म के अनुयायियों के लिए कृपाण रखना उनके धर्म का एक जरूरी हिस्सा है और ये उनका मौलिक अधिकार है। और दूसरी ये कि इस कानून के लिए हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल माने जाते हैं। अच्छा, अब तक तो हमने बात की एक अकेले व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धार्मिक समूहों और संस्थाओं को क्या अधिकार मिले हैं, जिनका जिक्र आर्टिकल 26 और 27 में है। तो देखिए, आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक समुदायों को अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी धार्मिक समुदाय अपनी संस्थाएं बना सकता है, उन्हें चला सकता है, अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज कर सकता है, जमीन जायदाद खरीद सकता है और कानून के दायरे में रहकर उसका मैनेजमेंट भी कर सकता है। इसके बाद आता है एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल, आर्टिकल 27। ये साफ साफ कहता है कि किसी भी इंसान को ऐसा कोई भी टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका पैसा किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो। पर यहाँ टैक्स और फीस के बीच का जो फर्क है ना, उससे समझना बहुत जरूरी है। सरकार किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स तो नहीं लगा सकती, लेकिन वो किसी सर्विस के बदले फीस जरूर ले सकती है। मान लीजिए किसी तीर्थ यात्रा पर यात्रियों को सुरक्षा या साफ सफाई दी जा रही है, तो उसके लिए एक छोटी सी फीस लेना बिल्कुल जायज है। तो चलिए अब इस सीरीज के आखिरी आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल 28, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा है, स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा। देखिए, आर्टिकल 28 ने शिक्षण संस्थानों को 4 हिस्सों में बांटा है। जो संस्थान पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलते हैं, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो किसी ट्रस्ट ने बनाए हैं लेकिन सरकार चलाती है, वहां दी जा सकती है। और वो स्कूल कॉलेज जिन्हें सरकार से मान्यता मिली है या थोड़ी बहुत मदद मिलती है, वहां धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से वॉलंटियरी होगी। मतलब किसी भी स्टूडेंट को उसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो हमने अधिकारों की तो खूब बात कर ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। जी हाँ, इन अधिकारों के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। सरकार 3 वजहों से धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है: पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि धर्म के नाम पर समाज की शांति भंग नहीं की जा सकती, कोई अनैतिक काम नहीं किया जा सकता या किसी की सेहत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। और इतना ही नहीं, हमारा संविधान सरकार को एक और बहुत बड़ी पावर देता है, वो है सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने की। जैसे सती प्रथा जैसी बुरी प्रथाओं को खत्म करने के लिए कानून बनाना धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं माना जाएगा, भले ही कोई उसे धर्म का हिस्सा ही क्यों ना बताता हो। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सारे आर्टिकल्स का मकसद एक ही है, एक ऐसा बैलेंस बनाना जहां हर इंसान को अपनी मर्जी से पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी हो और साथ ही सरकार सभी धर्मों को लेकर न्यूट्रल रहे, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अधिकारों और सीमाओं का ये जो नाजुक सा संतुलन है, आज के भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उन 2 खास अनुच्छेदों की जो भारत की अनूठी विविधता को, इसकी डाइवर्सिटी को बचा कर रखते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि विविधता में एकता को बचाया कैसे जाता है। फिर हम अनुच्छेद 29 में गोता लगाएंगे जो संस्कृति बचाने का हक देता है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 30 को, जो संस्थाएं बनाने का हक देता है। फिर हम इन दोनों के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि असल जिंदगी में इन अधिकारों का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को ही समझ लेते हैं जिस पर ये सारे अधिकार टिके हुए हैं, और वो है भारत का मशहूर सिद्धांत विविधता में एकता। सोचने वाली बात है ना, कि कोई भी देश अपनी इतनी सारी भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों को आखिर सुरक्षित रखता कैसे है? हमारे संविधान बनाने वालों ने इसी बड़े सवाल का जवाब दिया है, और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही दिया गया है। संविधान ये पक्का करने के लिए कुछ खास अधिकार देता है कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में कोई भी छोटा समुदाय अपनी अलग पहचान ना खो दे। तो चलिए अब आते हैं पहली टूल पर, यानी अनुच्छेद 29 पर।
आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से हमारी संस्कृति का सुरक्षा कवच है। तो ये कहता क्या है? आसान भाषा में ये कहता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी ग्रुप की अगर अपनी कोई खास भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, तो उन्हें उसे बचाने का, उसे सहेजने का पूरा पूरा हक है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, और वो है ये शब्द नागरिकों के वर्ग, यानी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि ये अधिकार बहुसंख्यकों यानी मेजॉरिटी पर भी लागू हो सकता है। और इसी अनुच्छेद 29 का एक दूसरा हिस्सा भी है, जो शिक्षा में बराबरी की गारंटी देता है। मतलब किसी भी सरकारी मदद से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, जाति या भाषा के नाम पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो हुई अनुच्छेद 29 की बात। अब आते हैं अनुच्छेद 30 पर, जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों को मजबूत बनाने के लिए है। ये अनुच्छेद माइनॉरिटीज को दो बहुत बड़ी ताकतें देता है। पहली, अपनी मर्जी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का हक, और दूसरी, सिर्फ बनाने का ही नहीं बल्कि उन्हें चलाने का, उनका मैनेजमेंट देखने का भी हक। तो अब सवाल आता है कि संविधान किन लोगों को अल्पसंख्यक मानता है? तो यहां दो आधार बताए गए हैं। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस माइनॉरिटीज, और दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और इतना ही नहीं, ये आर्टिकल ये भी पक्का करता है कि सरकार इन संस्थानों को मदद देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी, और अगर सरकार कभी उनकी कोई प्रॉपर्टी लेती भी है तो उसका सही सही मुआवजा भी देना होगा। तो अब जब हमने दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देता है। अनुच्छेद 29 का दायरा यानी स्कोप बहुत बड़ा है। ये नागरिकों के किसी भी वर्ग पर लागू होता है, मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों। वहीं अनुच्छेद 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। इसी तरह 29 का मकसद है कल्चर को बचाना, जबकि 30 का मकसद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना। तो ये सब तो हुई किताबी बातें, पर असल जिंदगी में इन अधिकारों का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। अब यहां एक और बहुत मजेदार बात है, वो ये कि अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द को हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो फिर ये तय कैसे होता है? होता ये है कि केंद्र सरकार ने कुछ समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। इनमें शामिल हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। संस्थानों को चलाने का ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। माइनॉरिटीज को अपनी पसंद का इंस्टीट्यूट चलाने का हक है, बिल्कुल है, लेकिन सरकार क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन और साफ सफाई के लिए नियम कायदे बना सकती हैं। और यही वजह है, इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से भारत में मदरसों जैसे या फिर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों जैसे इंस्टीट्यूशंस को ये आज़ादी है कि वो अपने खास करिकुलम और धार्मिक शिक्षा के हिसाब से चल सकें। तो कुल मिलाकर कहें तो यही वो संवैधानिक गारंटी है जो भारत की विविधता में एकता को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाती है। ये पक्का करते हैं कि संस्कृति के इस विशाल समंदर में कोई भी धारा खो ना जाए। तो हमने उन अधिकारों की बात तो कर ली जो हमारी संस्कृति को बचाते हैं, पर क्या उस एक अधिकार के बारे में जानना चाहेंगे जो इन सारे अधिकारों का रक्षक है? वो अधिकार जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नमस्कार, आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानना हर नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी है। ये है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जरा सोचिए, संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिन्होंने एक एक शब्द को परखा था, उन्होंने ही इसी एक अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे ही पता चलता है कि ये अनुच्छेद कितना ज्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इस अनुच्छेद में जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है, और ये हमें कौन सी असाधारण शक्ति देता है? तो देखिए, पहली और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अनुच्छेद 32 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार भी हमारा एक बुनियादी, एक फंडामेंटल राइट है। इसके 3 बहुत ही अहम पहलू हैं। पहला, जैसा मैंने अभी कहा, ये खुद एक मौलिक अधिकार है। दूसरा,
अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये उसे सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी देता है। और तीसरा, ये सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाता है। अब जरा ये देखते हैं कि ये अनुच्छेद बना कैसे है। इसकी पूरी शक्ति इसके 4 हिस्सों या कह लीजिए 4 क्लॉजेज में छिपी है। ये एक मजबूत इमारत के उन 4 स्तंभों की तरह हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्लॉज तो नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। दूसरा क्लॉज सुप्रीम कोर्ट को कुछ खास ऑर्डर जारी करने की शक्ति देता है जिन्हें रिट कहते हैं। इनके बारे में हम अभी जानेंगे। तीसरा क्लॉज संसद को यह ताकत देता है कि वो चाहे तो किसी और अदालत को भी ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। और चौथा क्लॉज, जो एक सुरक्षा कवच जैसा है, वो ये कहता है कि इस अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ असाधारण परिस्थितियां हैं जैसे कि इमरजेंसी, जिनका जिक्र संविधान में है। तो सवाल यह है कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन कैसे लेता है? वो अपने तरकश से कुछ खास तीर निकालता है जिन्हें हम रिट कहते हैं। ये वो 5 शक्तिशाली हथियार हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट नागरिकों की रक्षा करता है। जी हाँ, कुल 5 तरह की रिट हैं और हर एक का अपने एक खास मकसद है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। मान लीजिए कि पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लेती है, तो इस रिट का इस्तेमाल करके अदालत में ये गुहार लगाई जा सकती है कि उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने लाया जाए ताकि ये पता चल सके कि उसे हिरासत में रखना कानूनी है भी या नहीं। दूसरा है परमादेश यानी मैंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। सोचिए, अगर कोई सरकारी विभाग जैसे कि नगर निगम अपना काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए सड़क की मरम्मत नहीं कर रहा है, जो कि उसका कर्तव्य है, तो कोर्ट में जाकर परमादेश जारी करने की मांग की जा सकती है ताकि कोर्ट उस विभाग को अपना काम करने का आदेश दे। तीसरी रिट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। इसका सीधा मतलब है रोकना। ये रिट एक ऊपरी अदालत निचली अदालत को तब जारी करती है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी केस की सुनवाई कर रही हो। ये एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन है, यानी गलती होने से पहले ही उसे रोक देना। चौथी है उत्प्रेषण यानी सरशोरारी। इसका मतलब है और सूचित किया जाना। ये भी निचली अदालतों के खिलाफ ही है, लेकिन ये तब जारी होती है जब निचली अदालत कोई गलत फैसला दे चुकी हो। तब ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द कर सकती है। तो ये फर्क याद रखिएगा। प्रतिषेध गलत फैसले को होने से रोकता है और उत्प्रेषण हो चुके गलत फैसले को ठीक करता है। और पांचवी रिट है अधिकार पृच्छा यानी क्वो वारंटो। इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से या झूठे दस्तावेजों के आधार पर कोई सरकारी पद हासिल कर लेता है, तो कोई भी नागरिक इस रिट के जरिए कोर्ट में उसकी नियुक्ति को चुनौती दे सकता है। तब कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगी, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं? अच्छा, अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अनुच्छेद 32 है, लेकिन हाई कोर्ट के पास भी तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों में कुछ बड़े अंतर हैं। हाईकोर्ट का दायरा असल में बड़ा है। वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके तहत दायर याचिका को सुनने से मना नहीं कर सकता, जबकि हाईकोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन शक्ति है, यानी वो चाहें तो केस सुनने से मना भी कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि भले ही अनुच्छेद 32 का दायरा सिर्फ मौलिक अधिकारों तक ही है, पर इसकी शक्ति एब्सोल्यूट है। ये एक गारंटी है। ये न्याय का एक ऐसा दरवाजा है जिसे सुप्रीम कोर्ट कभी भी बंद नहीं कर सकता, और यही बात इसे सबसे अनोखा और शक्तिशाली बनाती है। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 वो धड़कन है जो हमारे संविधान में दिए गए बाकी सभी मौलिक अधिकारों में जान डालती है। एक बहुत मशहूर कहावत है और वो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। अनुच्छेद 32 ही बाकी अधिकारों को दांत और नाखून देता है, मतलब उन्हें लागू करवाने की असली ताकत देता है। सोचिए, अगर ये ना होता तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द बनकर रह जाते, क्योंकि उन्हें हकीकत में बदलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो अगली बार जब भी कोई मौलिक अधिकारों की बात करे तो अनुच्छेद 32 को जरूर याद रखिएगा।
और जरा सोचिए, ये जानकारी किसी भी नागरिक को कितना सशक्त महसूस कराती होगी। ये जानना कि न्याय के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 की। ये वो नियम है जो हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की सीमाओं को तय करते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि क्या हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं? क्या उनकी कोई सीमा ही नहीं है? और जानते हैं, इसका जवाब हमें कहीं और से नहीं बल्कि खुद हमारे संविधान से मिलता है। और वो जवाब है नहीं, हमारे अधिकार असीमित नहीं हैं। और मजे की बात तो ये है कि संविधान खुद ही बताता है कि ये सीमाएं कहाँ और क्यों लगाई जा सकती हैं। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसका पहला सुराग हमें मिलता है आर्टिकल 33 में। ये मौलिक अधिकारों का एक बहुत बड़ा और जरूरी एक्सेप्शन है। तो आखिर ये अनुच्छेद 33 है क्या? देखिए, ये संसद को यानी पार्लियामेंट को एक खास शक्ति देता है। वो शक्ति ये है कि देश की सुरक्षा में लगे लोगों, जैसे हमारी आर्म फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है। अच्छा, इसे समझने के लिए 3 बातें एकदम साफ होनी चाहिए। पहली, ये नियम किस पर लागू होते हैं? ये लागू होते हैं सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के। दूसरी, ये क्यों लागू होते हैं? ताकि अनुशासन बना रहे और वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर सकें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, किसी राज्य सरकार के पास नहीं। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम और आप, मतलब एक आम नागरिक, यूनियन बना सकता है, मीडिया से बात कर सकता है या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन एक सैनिक को ये सारी आज़ादी नहीं मिलती, और ये अनुच्छेद 33 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का ही नतीजा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी स्थिति को देखते हैं जहां अधिकारों को सीमित किया जाता है। ये वो स्थिति है जब देश में कहीं मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू हो जाता है। तो अनुच्छेद 34 क्या करता है? ये कहता है कि अगर देश के किसी भी हिस्से में बहुत ज्यादा अशांति, विद्रोह या ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि मार्शल लॉ लगाना पड़े, तो वहां पर लोगों के मौलिक अधिकार सीमित हो जाएंगे। इसका सीधा सा मकसद होता है व्यवस्था को फिर से बहाल करना। हाँ, एक बात यहाँ पर साफ कर लेना बहुत जरूरी है। मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी ये दोनों एक ही चीज नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। मार्शल लॉ तब लगता है जब किसी एक इलाके में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फेल हो जाता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी एक बिल्कुल अलग संवैधानिक प्रक्रिया है जो आर्टिकल 352 के तहत आती है। और अब आते हैं इस पूरी कड़ी के आखिरी और बेहद अहम अनुच्छेद पर, आर्टिकल 35। ये आर्टिकल पूरे देश में कानूनों को एक जैसा बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आर्टिकल 35 का सार क्या है? सीधी सी बात है, ये कुछ खास फंडामेंटल राइट्स से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ संसद को देता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन संवेदनशील मुद्दों पर पूरे देश में एक ही कानून हो, और ऐसा ना हो कि हर राज्य अपने अपने अलग अलग नियम बना रहा हो। तो संसद के पास कौन सी विशेष शक्तियां हैं? वो कुछ सरकारी नौकरियों के लिए निवास यानी रेजिडेंसी की शर्त लगा सकती है। वो निचली अदालतों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। और हाँ, आर्टिकल 33 और 34 को लागू करने के लिए कानून भी बना सकती है। ये सारे कदम देश में एकता और एक रूपता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 33, 34 और 35 ने हमें ये तो दिखा दिया कि अधिकारों की सीमाएं कहाँ हैं। लेकिन इस पूरे संतुलन को ठीक से समझने के लिए हमें मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ और बुनियादी बातें भी जाननी होंगी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। संविधान का पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसकी प्रेरणा हमें अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से मिली है। और सबसे जरूरी बात, ये जस्टिशिएबल है, मतलब अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 5। ये एक बहुत ही खास नंबर है जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। पर क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? क्योंकि ये वो 5 मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं, किसी विदेशी को नहीं। और इनमें भेदभाव के खिलाफ अधिकार, सरकारी नौकरियों में बराबरी का हक और बोलने की आज़ादी जैसे सबसे ज़रूरी अधिकार शामिल हैं।
और यहाँ आता है एक ऐतिहासिक फैसला। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों समेत संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये शक्ति और सीमा के बीच एक अद्भुत संतुलन है। एक और बड़ा बदलाव संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा है। 1978 तक ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन फिर 44th संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो सवाल उठता है कि इन अधिकारों का रक्षक कौन है? हमारे पास दो संरक्षक हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो इन सभी अनुच्छेदों और तथ्यों को समझने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस सब का निचोड़ क्या है? तो देखिए, आखिर में हम यही सीखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार एक तराजू की तरह है, जिसके एक पलड़े पर है हमारी व्यक्तिगत आज़ादी और दूसरे पर है देश की सुरक्षा, अनुशासन और एकता। संविधान ने इन दोनों के बीच एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन बनाया है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ देता है। आज़ादी और अनुशासन के बीच इस नाजुक संतुलन को आखिर तय कौन करता है और कैसे? ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहती है, जिसमें संसद और न्यायपालिका दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, और यही हमारे लोकतंत्र को इतना जीवंत बनाती है।